ना, तो हम ये देख रहे थे, तो इट प्रमोट सेल डिवीजन। तो मैं आपको यही बता रहा था कि दिस इज कंसिडर्ड एज अ ट्रू सेल डिवीजन फैक्टर, मतलब जब सेल डिवाइड होंगे तभी हम मानेंगे कि सेल डिवाइड हो गए हैं। और वो कब हो पाएगा, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसे ट्रू सेल डिवीजन फैक्टर बोलते हैं। प्लेज अ वाइटल रोल इन द मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस मतलब मॉर्फो इज समथिंग फिजिकली जो आप देख सकते हो, जेनेसिस मतलब बनना, तो किसी फिजिकल स्ट्रक्चर का बनना। फिजिकल स्ट्रक्चर है यहाँ पे जिसकी बात चल रही है ऑर्गन। तो जो ऑर्गन फॉर्म होते हैं प्लांट्स के अंदर, ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं प्लांट्स के अंदर, लाइक जाइलम, फ्लोएम, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स, स्टोमेटा हो गया, ये सब चीजें। तो जो ऑर्गन फॉर्मेशन होता है उसमें ये लोग हेल्प करते हैं। इट इज यूज्ड इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट। टिश्यू कल्चर के एक्सपेरिमेंट होते हैं, बिकॉज देखो टिश्यू कल्चर में मेन थिंग क्या होता है कि योर सेल शुड डिवाइड इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया। योर सेल शुड डिवाइड इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया। वो आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में तभी ग्रो करेगा जब उसको सारे ग्रोथ हार्मोन्स उस पर्टिकुलर मीडियम में मिलेंगे, उस पर्टिकुलर लिक्विड में मिलेंगे, जो लिक्विड में हम वो पर्टिकुलर टिश्यू को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है एक सेल डिवाइड होने के लिए, साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस कौन प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स, तो साइटोकाइनिन्स का होना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट। इन टिश्यू कल्चर साइटोकाइनिन इन एसोसिएशन विद ऑक्सिन, देखो इसीलिए इसको बोल रहे थे कि इट कैन नॉट एक्ट अलोन, ठीक है, अकेला काम नहीं कर सकता है, इसको किसी न किसी की हेल्प लगती है। इन टिश्यू कल्चर साइटोकाइनिन इन एसोसिएशन with auxins promote cell division in the parenchyma cell, promote cell division in the parenchyma cell, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर में जब मेन जो सेल डिवाइड होते हैं उसमें कौन हेल्प करता है, ऑक्सिन हेल्प करते हैं। none of these two hormones in itself can promote mitosis, ठीक है, none of these two hormones in itself can promote mitosis, मतलब इंडिविजुअली अगर ये दोनों भी काम कर रहे हैं ना इंडिविजुअली, तो ये प्रॉपर सेल डिवीजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट अगर ये दोनों साथ में करेंगे तो ही काम हो पाएगा, ठीक है, दोनों साथ में करेंगे तो ही पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। एक और चीज में है जो हेल्प करता है वो है सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। वी नो व्हाट इज सेल एनलार्जमेंट, जस्ट इंक्रीजिंग इन साइज। वी नो व्हाट इज सेल डिफरेंशिएशन, जस्ट परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शंस, व्हेन सेल स्टार्ट्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है। द काइनेटिन ऑक्सिन इंटरेक्शन कंट्रोल सेल डिफरेंशिएशन ऑफ शूट एंड रूट, ठीक है, ये वही बोल रहा है। काइनेटिन इज साइटोकाइनिन, ऑक्सिन इज ऑक्सिन, एज वी नो। ये दोनों का जो इंटरेक्शन होता है यही चीज कंट्रोल करती है सेल डिफरेंशिएशन को, यही चीज कंट्रोल करती है किसको, सेल डिफरेंशिएशन को। ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस, जो अपाइकल डोमिनेंस करवाते हैं हम, जो अपाइकल डोमिनेंस हमें करवाते हैं, अपाइकल डोमिनेंस पता है ना कि हम क्या करते हैं, अपाइकल डोमिनेंस की वजह से क्या होता है कि जो लैटरल शूट, लैटरली जो ग्रोथ हो रही होती है वो रुक जाती है, प्लांट सिर्फ हाइट में ग्रो करता है। दिस इज अपाइकल डोमिनेंस, मतलब एपेक्स डोमिनेट कर रही है प्लांट को, एपेक्स ग्रो कर रही है, लैटरली जो भी ब्रांचेस हैं वो ग्रो नहीं कर रहे, जिसको अपाइकल डोमिनेंस बोलते हैं। अब इसको ये कैसे होता है ये तो हमने पीछे वाले सर हार्मोन। जी सर। सर मतलब क्या इसमें ग्रोथ नहीं होती क्या, ग्रोथ नहीं होती मतलब, इसमें ग्रोथ नहीं होती क्या सर, मतलब सिर्फ कि रूट्स की ग्रोथ नहीं होगी, सिर्फ हाइट बढ़ती सिर्फ जाएगी। स्टेम की ग्रोथ। ओके सर, इसमें होता कैसे है पर ये, होता कैसे मतलब, हार्मोन्स है ना, हमने पीछे पढ़ा था अपाइकल डोमिनेंस कौन प्रमोट करता है, देखो इसमें था ये अपाइकल डोमिनेंस वाला पॉइंट। ये रहा ऑक्सिन्स है, ऑक्सिन्स, ऑक्सिन है जो प्रमोट करता है अपाइकल डोमिनेंस। अगर हम उस पर्टिकुलर प्लांट में ऑक्सिन्स को हम आर्टिफिशियली दें या ऑक्सिन्स का प्रमोशन वहां पर ज्यादा हो, ऑक्सिन का प्रोडक्शन वहां पर ज्यादा हो, तो वहां पर क्या होगा, अपाइकल डोमिनेंस दिखेगा हमें, अपाइकल डोमिनेंस दिखेगा। वो क्या होगा उसमें, अपाइकल डोमिनेंस में कि लेटरली जो ब्रांचेस होंगी वो नहीं ग्रो करेंगी, प्लांट सिर्फ हाइट में ग्रो करेगा। दैट इज बिकॉज ऑफ होम, किसके वजह से हो रहा है ये, ऑक्सिन्स की वजह से हो रहा ऑक्सीजन। है, ओके किसकी सर। वजह से हो रहा है, ऑक्सिन्स की वजह से हो रहा है। अब इसको ओवरकम करना है, इसको ओवरकम करना है। अब ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ही, बट अब ऑक्सीजन होगा तो क्या प्लांट सिर्फ हाइट में ग्रो करेगा, लेटरली ग्रो नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। इसको रोकने के लिए इसका अपोजिट जो
अपाइकल डोमिनेंस को रोकेगा वो कौन है? वो है साइटोकाइनिन, जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये, ठीक है, ये है साइटोकाइनिन। तो ये ओवरकम करता है अपाइकल डोमिनेंस को, ठीक है। ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अपाइकल बड, ऑक्सिन्स प्रमोट करता है, वेरस साइटोकाइनिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड, समझ रहे हो? ऑक्सिन्स ऊपर वाले टिप पे जो बड होते हैं उनको प्रमोट करता है, और साइटोकाइनिन लैटरल जो बड होते हैं उनको प्रमोट करता है, मतलब ये दोनों अपोजिट हैं। Thus two hormones can act antagonistically, antagonistic मतलब opposite in the control of apical dominance, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं। अपाइकल डोमिनेंस किसकी वजह से होता है? ऑक्सिन की वजह से। तो सिर्फ प्लांट हाइट में ग्रो करेगा, अपाइकल बड को सारा न्यूट्रिशन मिलेगा और वो सारा न्यूट्रिशन ऊपर जाएगा, ठीक है, तो प्लांट हाइट में ग्रो करेगा। बट इसको ओवरकम करने के लिए साइटोकाइनिन प्रेजेंट होता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? लैटरली जो बड्स होते हैं उनको ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उनको ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि वो लैटरली भी प्लांट ग्रो करे, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट में भी एक्ट करते हैं। डिले सेनेसेंस, सेनेसेंस इज एजिंग, नेचुरल एजिंग ऑफ प्लांट, उसको डिले करता है। थस रिटार्ड्स द एजिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन्स और बाय प्लांट बाय मोबिलाइजिंग द रिसोर्स एंड कंट्रोलिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसमें क्या होता है, कैसे होता है, उसमें डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, बट बेसिकली जो इसका जो कंसेप्ट है वो है कि वो प्रोटीन जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन जो सिंथेसाइज होते हैं प्लांट में उसको कंट्रोल करता है। So everything in plant, every metabolic activity is concerned with some or the other kind of a protein, some or other kind of a protein. Protein ही जाके कोई ना कोई different काम करेगा। तो ये मतलब फिर नेचुरली जो एजिंग भी होने वाली है प्लांट की, तो वो भी किसकी वजह से हो रही है? डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स की वजह से ही हो रही है। तो जब साइटोकाइनिन्स वहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोकाइनिन्स थोड़ा उस प्रोसेस को डिले कर सकता है, जो एजिंग का प्रोसेस वो डिले कर सकता है। कैसे करेगा कि वो जो रिसोर्सेज हैं प्लांट्स के, जो न्यूट्रिशन है, रिसोर्सेज हैं, उसको मोबिलाइज करेगा, उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करेगा, ठीक है, उसकी वजह से एजिंग रुक जाती है। सेकंड है डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को वो कंट्रोल कर लेता है, मतलब जौन से प्रोटीन एजिंग को कम करेंगे वो प्रोटीन का सिक्रेशन वो बढ़ा देगा, जौन से प्रोटीन एजिंग को बढ़ाएंगे उसको वो कम कर देगा, तो वो उस प्रोसेस को कंट्रोल कर लेता है। दैट्स व्हाई सेनेसेंस कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो senescence is natural aging. The leaves dipped in cytokinin stay green in longer than control leaves. The effect of cytokinin in retarding aging is called as Richmond-Lang effect. ठीक है, Richmond-Lang effect इसे बोलते हैं। इसमें क्या होगा, साइटोकाइनिन्स में अगर आप डिप करके रखोगे लीव्स तो वो ज्यादा देर तक ग्रीन रहेंगी, ज्यादा देर तक ग्रीन रहेंगी, ठीक है, ज्यादा देर तक ग्रीन रहेंगी। और एक जो फिनोमिनन है, मैंने इसको लिख दिया है, दिस इज नॉट इन योर एनसीईआरटी, बट इफ समवन कैन आस्क व्हाट इज रिचमंड लैंग इफेक्ट, तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है साइटोकाइनिन्स की वजह से। इसमें होता क्या है, एजिंग रिटार्ड हो जाती है, मतलब एजिंग स्लो हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, प्लांट्स की, ठीक है, एनिमल है, ह्यूमंस में नहीं, ह्यूमंस में भी नहीं है, एनिमल्स में भी नहीं, प्लांट्स की बात चल रही है। तो रिचमंड लैंग इफेक्ट साइटोकाइनिन से रिलेटेड है, जिससे जो एजिंग है वो रिटार्ड हो जाती है। डोरमेंसी हमें पता है, सीड डोरमेंसी में चला जाता है, सीड डोरमेंसी में चला जाता है, वो भी उन्हीं की वजह से जाता है। ऊपर जो हार्मोन्स हमने पढ़े थे, तो ये जो है अपोजिट में एक्ट करता है, ये डोरमेंसी ब्रेक करता है, डोरमेंसी ब्रेक करता है। दे इंक्लूड द ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी एंड आल्सो प्रमोट सीड जर्मिनेशन। पहले तो डोरमेंसी ब्रेक करेगा ताकि सीड जर्मिनेट हो गया तो उस सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करेगा, मतलब सीड जर्मिनेशन को एनहांस करेगा उस प्रोसेस को, ठीक है। फिर ये होता है डिले लीव सेनेसेंस, वो पहले हमने सेनेसेंस पढ़ा था, डिले सेनेसेंस ये ओवरऑल प्लांट का बोल रहा है, यहाँ पे इसने स्पेसिफिक डाल दिया कि डिले लीव सेनेसेंस, जो लीव जैसे जल्दी गिर जाती है उसको डिले करने के लिए ये चीज भी हेल्प करती है। साइटोकाइनिन्स प्रमोट्स न्यूट्रिएंट्स मेटाबॉलिज्म व्हिच हेल्प इन डिले ऑफ सेनेसेंस, ठीक है, व्हिच हेल्प इन डिले ऑफ सेनेसेंस। सेम चीज, सेनेसेंस डिले कैसे होगी? जब न्यूट्रिशन वो मोबिलाइज करेगा, न्यूट्रिशन मोबिलाइज करेगा, ठीक है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है जो हम आर्टिफिशियली गैसेस फॉर्म में भी यूज करते हैं, इथाइलिन को प्लांट को ग्रो करने के लिए, फ्रूट की एजिंग रोकने के लिए, फ्रूट को स्टोर करने के लिए, ठीक है, ये सब इथाइलिन वगैरह यूज होता है। देखो, इट इज अ सिंपल गैसियस ग्रोथ इनहिबिटिंग, ठीक है, ग्रोथ रोकने वाला। देखो, इथाइलिन का यूजुअली बोला जाता है कि इथाइलिन इज बोथ, देखो कुछ होंगे जो ग्रोथ प्रमोटिंग है, कुछ हैं जो ग्रोथ इनहिबिटिंग है, डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आवर नीड कि हमें प्रमोट करवाना है कि हमें इनहिबिट करवाना है। इथाइलिन क्या है? इथाइलिन दोनों में एक्ट करता है, इथाइलिन के दोनों इफेक्ट है कि वो प्रमोट भी कर सकता है और वो डिलिमिट भी कर सकता है, उसे प्रमोट भी करेगा और इनहिबिट भी करेगा, दोनों चीजें वो कर सकता है। बट मोस्टली जो उसके काम होते हैं
मोस्टली जो इथाइलिन के इफेक्ट हम लोग देखते हैं उसमें वो इनहिबिट ही कर रहा होता है, तो इसीलिए हम उसको कंसिडर कर लेते हैं कि हाँ ये ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, हम इसे बोल देते हैं, ठीक है। इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यूज अंडरगोइंग सेनेसेंस। जो टिश्यू सेनेसेंस कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट एजिंग हो रखी है उसकी, वो वाले सेल्स बहुत ज्यादा इसको प्रमोट करते हैं, ठीक है, बहुत बहुत सिक्रीट करते हैं। एंड बाय राइपनिंग फ्रूट जो पकने वाले होते हैं ऑलमोस्ट वो, और जो लीव अराउंड अभी बस गिरने ही वाला है, ऑलमोस्ट एजिंग हो चुकी है उसकी, वो वाले वहां पर ज्यादा ही सिक्रीट होता है। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट एथाइलिन प्रोडक्शन। देख रहे हो, एक हार्मोन से दूसरा हार्मोन स्टिमुलेट हो रहा है, मतलब एक हार्मोन से, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन अगर कहीं पे बढ़ जाता है, उससे क्या बढ़ जाएगा, इथाइलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। High concentration of oxygen stimulates ethylene production. It is produced in plants from amino acid methionine. ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट, अमाइनो एसिड कैसे बनता है वो तो आपको बाद में पता चलेगा, बट फॉर एग्जांपल अगर आपने वो जो वीडियो देखी होगी, जो आई थिंक किसने शेयर करी थी, इसने जयदीप ने, राइबोसोम वाली, याद है, ऐसे वाला, ये बड़ा पार्ट, ये छोटा वाला पार्ट, mRNA सर tRNA आएगा, और यहाँ से अमाइनो एसिड्स की चेन बनती रहेगी। याद है किसी को? यस सर। अमीनो एसिड का प्रोडक्शन इसी टाइप से होता है, जिसको याद नहीं, एक बार फिर से जाके, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो जयदीप से वापस लिंक मांगो और वो वीडियो देख लेना प्लीज एक बार। तो दैट इज अमीनो सर एसिड। तो ये मीथियोनाइन एक अमीनो एसिड है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट फ्रॉम अमीनो एसिड मीथियोनाइन। तो जैसे मीथियोनाइन का एक कोड होगा, मैं मान लो एटीजी मान लो, जैसे ये एटीजी आएगा तो एक मीथियोनाइन का अमीनो एसिड बन जाएगा। तो जब वो एक मिथियोनाइन का अमीनो एसिड बन गया, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, वो रिलीज कर सकता है इथाइलिन। हाँ, तो कुछ बोल रहा था। सर पीजीआर दोबारा बताना एक बार, बस पीजीआर का मतलब। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआर, प्लांट, वही तो पढ़ रहे हैं तब से, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और कोई डाउट? और सर ये आखिरी में जो बताया था आपने मिथेनोइन वाला, क्या? सर जो आखिरी में बताया था ना एसिड मिथेनोइन वाला, ए से कुछ बताया था वो बताना। ये वाला तो हम वैसे पढ़ने वाले, हमने किया नहीं है अभी तक ये पार्ट, जस्ट एक वीडियो शेयर हुई थी बहुत पहले जो हमने सब में देखी थी, मैंने बोला था सबको देखने के लिए, तो ये हम पढ़ेंगे, इसको डोंट वरी। तो अभी तुम्हें नहीं पता अगर कि अमाइनो एसिड कैसे फॉर्म होता है, तो रहने दो इसे। अमाइनो एसिड है एक, मिथियोनाइन एक अमाइनो एसिड है, वो जो मिथियोनाइन अमाइनो एसिड है वो प्रोड्यूस करता है इथाइलिन, ठीक है, वो है रिस्पॉन्सिबल इथाइलिन के प्रोडक्शन के लिए, मिथियोनाइन विच इज एन अमाइनो एसिड, ठीक है। मैक्सिमम इथाइलिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट। जब प्लांट फ्रूट ऑलमोस्ट पकने वाला होगा तब मैक्सिमम इथाइलिन प्रोड्यूस होता है। इथाइलिन स्टिमुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ cellulase enzyme, and thereby cellulose is broken down. As a result of these, tissue becomes softened. Ethylene is a natural product of metabolism in plant. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो इथाइलिन क्या करता है, सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन शुरू कर देता है, उसका ब्रेक डाउन शुरू कर देता है। उसके वजह से क्या होता है, प्लांट के जो टिश्यू होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो जो राइपन फ्रूट होगा उसके जब टिश्यूज सॉफ्ट होंगे, उसके टिश्यूज सॉफ्ट हो जाएंगे, ऑलमोस्ट पक जाएगा, और वो फ्रूट वगैरह सब गिरने लग जाएगा, जो सब पक जाएगा, मतलब फ्रूट पक जाएगा, लीफ गिर जाएंगे एंड एवरीथिंग, ठीक है। उस सब में ये चीज काम करता है। तो होता है कि इथाइलिन का मेजरली हम लोग कैसे यूज करते हैं, जो हमारे, हम देखो, अगर हम एग्जैक्टली पके हुए फ्रूट्स को ट्रांसपोर्ट करें तो दैट इज नॉट फिजिबल फॉर अस, कि वो या टूट जाए, वो टूट नहीं, खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे जल्दी। व्हाट हैपेंस इज हम दो तीन हफ्ते पहले ही हम उसे प्रोसेस कर लेते हैं, हम उसे निकाल लेते हैं, इट मे बी बनाना, जितने भी फ्रूट्स होते हैं सबको हम पहले ही निकाल लेते हैं। देन वी स्टोर देम इन कोल्ड स्टोरेजेस, जहाँ जहाँ ट्रांसपोर्ट करना था वहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड अभी मार्केट में डिमांड है इस चीज की, अभी इसे रिलीज करना है, तो उस पर्टिकुलर कोल्ड स्टोरेज में इथाइलिन हम सीक्रेट करते हैं। इथाइलिन गैस के फॉर्म में होती है, इथाइलिन सीक्रेट करते हैं। इथाइलिन से क्या होता है, जितने भी वहां पे फ्रूट्स प्रेजेंट है वो राइप होना शुरू कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कमर्शियली इसे इथाइलिन को ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। इथाइलिन, सर फ्रीज। हाँ,
बोलो। सर आप फ्रीज हो रहे हो बीच बीच में। इंटरनेट कनेक्शन इज अ प्रॉब्लम, एक मिनट नहीं चला। ठीक है, अभी आ रही है ना? यस सर। ठीक है। तो इथाइलिन क्या करता है? इंटरनोड एंड लीफ पेटियोल। लीफ पेटियोल तो पता है ना, अगर ये जो है यहाँ ऐसे लीफ है तो दिस इज लीफ पेटियोल, ये वाला पार्ट दिस इज लीफ पेटियोल। इंटरनोड तो पता ही होगा आपको, दिस इज नोड, ये नोड है तो इसके ऊपर और नीचे वाला पार्ट इज इंटरनोड। ठीक है, तो इसको एलोंगेट करने में ये हेल्प करता है। पैडी इज राइस, राइस फील्ड को पैडी बोलते हैं, राइस। उसको उसमें ये हेल्प करता है ताकि जो पूरा जो शूट है, शूट टिप वाटर के ऊपर है, बिकॉज पैडी जो है वो कंटिन्यूसली जो ग्रो होती है वो राइट वाटर के अंदर ही होगी, मतलब फील्ड में नहीं उगता है, वो वेट फील्ड में ही उगता है। ठीक है, जब हम उसे शो करते हैं तब भी वो वेट फील्ड में ही पूरा, मतलब वाटर लॉक्ड कंडीशन में राइस प्लांट करे जाते हैं। बस वाटर का जो रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर क्रॉप को बहुत ज़्यादा है। इंड्यूसिंग फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड लीची, तो इन पर्टिकुलर प्लांट्स में अगर हम इथाइलिन सिक्रीट करें, इथाइलिन उन्हें आर्टिफिशियली दें तो उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। प्रमोट स्प्राउटिंग ऑफ बल्ब इन पोटैटो एंड जिंजर, आप लोगों को पता है क्या होता है बल्ब पोटैटो एंड जिंजर में। प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ रूट्स एंड रूट हेयर, हेंस इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, इसमें भी हेल्प करता है। दीज आर ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो हम ऑब्जर्व करते हैं इथाइलिन की वजह से होता है। दैट इज, यू कैन नॉट से इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इथाइलिन, बट यस इथाइलिन इज वन ऑफ देम, इथाइलिन इज वन ऑफ देम जो ये चीजें में हेल्प करा रहा है। सर वन ऑफ देम जो इस चीजों में हेल्प करा रहा है। हाँ सर अगर तो किसी फूड में थाइलिन है तो हमारे लिए हार्मफुल है कि या फिर ठीक है? आपकी आवाज ही नहीं पहुंची यहाँ तक, बोलो। सर मैं कह रहा कि जिस जिस फ्रूट में थाइलिन है वो हमारे लिए हार्मफुल है क्या? बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। तो चैट बॉक्स में लिखता हूँ। एकदम स्लाइटली आवाज आ रही है आपकी मेरे को। कोई और बोलो। कोई और बोलो। isn't harmful मतलब these are growth regulators, ये harmful नहीं होंगे किसी भी प्लांट को, नो। these are not those जो आप समझ रहे हो, these are not those artificially जो हम वो लगाते हैं, these are natural, all everything is natural, but yeah we as a human हम उसे इथाइलिन is no, it is not harmful for us, not harmful for us, हम खाते हैं इथाइलिन, नॉर्मली हर प्लांट में उगेगा यार, जो फ्रूट तुम खा रहे हो इट विल हैव इथाइलिन, इट इज नॉट हार्मफुल। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इनके बिना प्लांट का ग्रोथ होगा ही नहीं। ये अब वो मत समझो जो फ्रूट्स में इंजेक्शन लगाते हैं टू इंक्रीज द साइज एंड ऑल, दीज आर नॉट दैट, दीज आर नॉट दैट, दैट इज एंटायर डिफरेंट थिंग। होते वो इन्हीं के बेसिस पे हैं, होते वो यही है कि इन्हीं के केमिकल फॉर्मूलेस को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके वो कुछ चीज़ें बनाई जाती है, लाइक अ पाउडर, लाइक अ गैस, डिफरेंट थिंग्स, बट दीज आर नॉट हार्मफुल, नॉट एट ऑल। इज ही बैक शिवम? आप कुछ बोल रहे थे, आपकी आवाज नहीं पहुंची मेरे तक। सर वही बोल रहा था सर। एक मिनट के लिए, 1 मिनट। आप बोलो। बोलो। यस सर, वही पहुंच रही है क्या? हाँ हाँ, अब बोलो। सर मैं कह रहा था, वही पूछ रहा था क्वेश्चन, मेथिलाइन हार्मफुल होते कि नहीं होते, मिल गया ना वही आंसर? पूछ रहा था मैं। जी जी, एवरी फ्रूट सिक्रीट दिस इथाइलिन। ठीक है, यस यस।
पीनट जो होते हैं उसके सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। इससे मुझे समझ नहीं आता मैं कितना जोर से बोल रहा हूँ, तो मैं निकाल देता हूँ। Initial germination of peanuts is ethylene is most widely used PGR in agriculture in form of इथोफिन। इस फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। इथाइलिन इज अ हार्मोन, बट किस फॉर्म में यूज होता है? फॉर्म मतलब उसके डिफरेंट डिफरेंट वो होते हैं, केमिकल फॉर्मुलेज वगैरह चेंज करके डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो कमर्शियली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इथाइलिन इथाइलिन के फॉर्म में नहीं मिलेगा मार्केट में, बट it is available in form of इथोफोन, it is available in form of ethyl, ETHREL, ethyl, इस फॉर्म में मिलता है। तो इथोफोन इज यूज्ड एज एक्वस फोलियर स्प्रे, मतलब लिक्विड में उसे पानी में मिक्स करके फिर स्प्रे किया जाता है। इट इज इजीली अब्सॉर्ब बाय द लीव्स एंड स्लोली रिलीज्ड एज इथिलीन विद इन द प्लांट, ठीक है। प्लांट लीव्स इजीली उसे अब्सॉर्ब कर लेती है और वो प्लांट बॉडी के अंदर वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। इस फॉर्म में उसे हम यूज करते हैं। एप्लीकेशन क्या है? यूज टू प्रमोट राइपनिंग ऑफ टोमेटो एंड एप्पल फ्रूट। इनको इनमें हेल्प करता है टू इंक्रीज कुकुम्बर यील्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल फ्लावर, ये हेल्प करता है। टू एक्सेलरेट abscission of flower and fruiting, abscission is related to thinning, ठीक है। And cotton, cherry and walnut, ethylene is used in rubber taping to increase the flow of latex, increase the flow of latex। latex आप लोगों को पता है, जो प्लांट जो इजीली रबर वगैरह रबर रिलीज करता है, द गम गम काइंड ऑफ सब्सटेंस, आपने देखा होगा सम प्लांट्स रिलीजेस इट। सर वो कलरलेस होता है क्या, हेडफोन लगाने के या बाद फिर तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अब बोलो। सर कलरलेस होता है क्या वो? कलरलेस ही होता है, हमने देखा था जोन सा, वो मैं कह रहा हूँ। देखने में तो ब्राउन ब्राउनिश लगता है वो। या सर वो मतलब वैसे ही दिखते हैं? हाँ वैसा ही, वही वही। उसके फ्लो को इंक्रीज करने के लिए रबर टेपिंग करते हैं, उस पर एक रबर बैंड काइंड ऑफ चीज बांधते हैं जिससे उसका जो फ्लो है बाहर निकलने का वो बढ़ जाए। उसमें भी इथाइलिन हेल्प करता है। देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म, नो नीड टू गो इन डिटेल, आप इतना भी लिख दोगे ना, दैट इज मोर देन इनफ, ओके। एब्सिसिक एसिड देखते हैं। अब देखो एब्सिसिक एसिड क्या है? एब्सिसिक एसिड इज नेचुरली ऑकरिंग प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड एन इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। तो ग्रोथ को भी रोकेगा ये, ग्रोथ को कम करेगा, प्लांट की ग्रोथ को रोकेगा, और ये इनहिबिट प्लांट की मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म इज ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस व्हिच आर अंडरगोइंग इनसाइड अ प्लांट। उस मेटाबॉलिज्म उस प्लांट मेटाबॉलिज्म को भी रोक देगा। इट इज वीकली एसिडिक इन नेचर, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ हायर प्लांट्स, it is synthesized in leaves and then transferred to stem tips through phloem. It interacts with other growth regulators, ठीक है। बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन था, there is nothing important। फंक्शन एंड यूज क्या है? इट इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन। तो ये क्योंकि ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ये ग्रोथ को रोकेगा। तो ग्रोथ इनिशियली स्टार्ट कहाँ से होती है? सीड जर्मिनेशन से। तो सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करेगा कौन? एब्सिसिक एसिड। सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करेगा कौन? एब्सिसिक एसिड। Stimulation of closing of stomata during severe drought and hence called as stress hormone, ठीक है। इसमें क्या होता है? When there is a drought condition, अगर drought condition में the stomata if it is open, drought condition होगी मतलब dry environment है, dry environment है, there is no rain, there is no, ठीक है, there is no rain, there is no water droplets, water vapors in the atmosphere। उस केस में क्या होगा? There is very minimal amount of water available in soil which plant is taking up, which plant is taking up। So what happens is हम चाहते हैं, मतलब प्लांट चाहता है कि वो मैक्सिमम वाटर को यूज करे और काफी देर तक उसे रिटेन कर सके। वो कब पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है जब स्टोमेटाज आर क्लोज। अगर स्टोमेटा ओपन होंगे बिकॉज द एटमॉस्फेयर इज ड्राई, तो भाई ट्रांसपिरेशनल लॉस होगा ही, तो ट्रांसपिरेशनल लॉस होगा ही। इसे रोकने के लिए ये लोग एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, तो उसमें ये चीज हेल्प करती है, ठीक है। उसमें ये चीज हेल्प करती है। इट इनहिबिट्स माइटोसिस इन वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम, आई होप यू ऑल नो वेस्कुलर कैम्बियम, द रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर कैम्बियम होता है। वेस्कुलर बंडल में जो रिंग होती है दैट इज वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो उसको इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट माइटोसिस इन वेस्कुलर कैम्बियम। माइटोसिस पता है वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइड होता है कि नहीं होता है? ऐसे डिवाइड होता है, एक तरफ जाइलम देता है, एक तरफ फ्लोएम देता है। उसको पूरे प्रोसेस को रोकने में ये हेल्प करता है। इट एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू जिबरलिंस। एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिट टू जिबरलिंस। अब ऐसा क्या होगा? जिबरलिंस में जो जो पॉइंट आपने लिखे हैं ये उसके अपोजिट काम करता है। जिबरलिंस अगर एक चीज करवाता है तो ये वही चीज को रोकेगा, अगर ये चीज कोई चीज करवाता है तो जिबरलिंस वही चीज को रोकेगा, ऐसा। एंटागोनिस्टिक मतलब ये होता है अपोजिट टू ईच अदर।
इट रेगुलेट्स डोरमेंसी ऑफ बड, जो बड की जो डोरमेंसी होती है वो उसको रेगुलेट करती है कब तक उसे बंद रहना है, कब उसको फ्रूट करना है, कब उसे खुल के या तो फ्रूट बन जाएगा या फ्लावर बन जाएगा या लीफ बन जाएगा, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम अ बड ओनली। ट्यूबर आप लोगों को पता है भाई पोटैटो जो ट्यूबर होते हैं, एंड सीड बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ, तो ग्रोथ को इनहिबिट करना, ग्रोथ को रोकना ये बहुत अच्छे से करता है। एज ABA abscisic acid inhibits जिबरलिन स्टिमुलेट्स द ग्रोथ इन प्लांट, समझ रहे हो ना, अगर ABA इनहिबिट करता है तो जिबरलिन स्टिमुलेट करता है, जिबरलिन इज अ ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन एंड ABA इज अ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, तो ये दोनों अपोजिट में एक्ट करते हैं। इट इज कॉल्ड एंटी जिबरलिंस भी इन्हें बोलते हैं। क्यों एंटी जिबरलिंस बोलते हैं, जो जिबरलिंस एक्ट करता है उसके अपोजिट ही एक्ट करता है, तो इसीलिए इसको हम एंटी जिबरलिंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी जिबरलिंस, ठीक है, एंटी जिबरलिंस। ABA act as an antagonist to GA3 जिबरलिक एसिड 3। जिबरलिक एसिड समझते हैं, हमने देखे थे बहुत सारे GA हैं, जिबरलिक एसिड 1 2 3 4 5 6 7 9 10 बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये ABA जो है एग्जैक्टली एंटागोनिस्ट है किसके? GA3 के, जिबरलिक एसिड 3। डोरमेंट सीड जर्मिनेट व्हेन ABA इज ओवरकम बाय जिबरलिन्स, डोरमेंट सीड्स जर्मिनेट व्हेन ABA, है ना, देखो ABA क्या करता है, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, बट जिबरलिन सीड जर्मिनेशन को एनहांस करता है। तो जब जिबरलिन्स ABA को ओवरकम करेगा तभी सीड, डोरमेंट सीड जर्मिनेट करेगी, तभी डोरमेंट सीड क्या करेगी? जर्मिनेट करेगी। ओके, तो दिस वाज ऑल योर द ग्रोथ हार्मोन्स, इतने ही हैं, हार्मोन्स और भी होते हैं बट आपको इतने ही पढ़ लोगे तो भी बहुत है, ये बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं इसमें, सो जस्ट मेक अ गुड नोट ऑफ ईच एंड एवरी, मेक सम इजी पॉइंट जो आप इजीली याद कर सकते हो, मेक सम वेरी स्पेसिफिक पॉइंट्स कि वो काम कोई और नहीं करता तभी वो पॉइंट लिखना। सर आप इम्पोर्टेंट पॉइंट को मार्क कर दो ना, नोट्स में आ जाएंगे अपने आप ही मेरे लिए साथ पढ़ाते पढ़ाते। मेरे लिए सारे इंपॉर्टेंट है, अब आपको कौन से याद रहते हैं वो आप देखो। पॉइंट्स तो 1000 है, मैंने फिर भी 10 ही लिखे हैं ना, हर पॉइंट में आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, देख लेना, चेक करना, 10 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा है वो है फोटो पीरियडिज्म। फोटो इज समथिंग रिलेटेड टू लाइट, पीरियड इज समथिंग रिलेटेड टू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है तो वैसे ही फोटो पीरियड लाइट का पीरियड, ठीक है। ये चीज आपने डेफिनेटली पहले भी कहीं पढ़ी होगी। द रिस्पांस ऑफ अ प्लांट टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट फॉर फ्लावरिंग इज कॉल्ड एज फोटो पीरियडिज्म। पढ़ा है कि नहीं? शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, पढ़ा है? नो सर। नहीं पढ़ा? नो सर। और कोई ये 11th में ही आता है? आई रियली डोंट नो। यस सर। पढ़ा देंगे फिर आज। देखो, तो फोटो पीरियडिज्म क्या होता है? प्लांट का रिस्पांस कि प्लांट कब फ्लावर सर करेगा। पढ़ा है शायद से, सर पढ़ा है हमने। पढ़ा है ना, देखा, Yes, sir. और अभी अचानक से जगा है। दो सर सोच रहा था सर क्या था वो, क्या था तभी भी याद नहीं आया, पर पढ़ा है, नाम सुना है। पढ़ा है, नाम सुना है, वेरी गुड, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फोटो पीरियडिज्म मतलब प्लांट का रिस्पांस कि प्लांट कब फ्लावर करेगा, कि जब शॉर्ट डे होगा तब फ्लावर करेगा, जब लॉन्ग डे होगा तब फ्लावर करेगा, या उसका जब मरने आएगा तब करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डे शॉर्ट है या नाइट लॉन्ग है, या नाइट लॉन्ग है और डे शॉर्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, जब भी फ्लावर से करना हो तब वो करेगा, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स टू बी स्पेसिफिक, जिनको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए सनलाइट चाहिए। अगर उसे 8 घंटे की सनलाइट चाहिए तो वो 8 घंटे की सनलाइट के बाद ही फ्लावर करेगा, अगर उसको 7 घंटे की सनलाइट मिली तो वो फ्लावर नहीं करेगा, समझ रहे हो, ये एक चीज है, ठीक है। अगर सर उसको, हाँ सर, फ्लावर करना मतलब, हाँ, तो फ्लावर करना मतलब फूल फ्लावर आना, करेगा। फूल अच्छा सर। फ्लावरिंग, फूल आना, ठीक है। वो प्लांट्स जिनको, अगर किसी प्लांट को 8 घंटे की फोटो पीरियड चाहिए, 8 घंटे डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, तभी वो फ्लावर करेगा, ठीक है। तो ये एक चीज होती है, अगर और उसको 8 से ज्यादा मिल जाएगा तो भी वो करेगा, और 8 से कम होगा तो
वो नहीं करेगा फ्लावर, ऐसा चीज होता है। तो ये प्लांट जो है ये एक इसे बोलते हैं क्रिटिकल ड्यूरेशन। क्रिटिकल ड्यूरेशन इसे बोलते हैं, दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स, ठीक है, दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू द प्लांट। आपको और ध्यान से देखेंगे सर। द टर्म फोटोपीरियोडिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय गार्नर एंड एलार्ड। They first demonstrated photoperiodism in Nicotiana tobacum. Nicotiana tobacum is a variety of tobacco. So this is just a general information. Nothing important as much. उनका नाम याद रख लोगे तो बहुत है, गार्नर एंड एलार्ड। ठीक है, अब देखो, अ डे लेंथ और अ डेली ड्यूरेशन ऑफ लाइट इज रेफर्ड टू एज अ फोटो पीरियड। डेली ड्यूरेशन ऑफ लाइट कि दिन में कितनी लाइट आती है उसे हम बोलते हैं फोटो पीरियड, और या फिर उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल ड्यूरेशन। क्रिटिकल ड्यूरेशन, ठीक है। तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के हमने क्या लिया है, कंटिन्यूअस 12 घंटे की लाइट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल डे ड्यूरेशन। डे तो तभी बोलेंगे ना कि लाइट होगी तब तो डे बोलते हैं। स्ट्रेट 12 घंटे की अगर लाइट है तो उसे हम बोलेंगे क्रिटिकल डे ड्यूरेशन। स्ट्रेट 12 घंटे की डार्कनेस है, देयर इज नो सनलाइट, कंप्लीट डार्क, उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल डार्क ड्यूरेशन। ठीक है, क्रिटिकल डे ड्यूरेशन एंड क्रिटिकल डार्क ड्यूरेशन, ये समझ में आया? क्रिटिकल ड्यूरेशन समझ में आया? यस क्रिटिकल ड्यूरेशन समझ में आया? कंटिन्यूअस मतलब 12 घंटे से कम तो कोई दिक्कत नहीं, 12 घंटे से ज्यादा ऐसा होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूअसली 12 घंटे की डे, 12 घंटे की डे है, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ क्रिटिकल डे, क्रिटिकल ड्यूरेशन। कंटिन्यूअस 12 घंटे अगर डार्क है देन इट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल डार्क ड्यूरेशन। बट हम 12 घंटे जस्ट वी आर टेकिंग फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, दिस आर डिपेंड्स ऑन द प्लांट, डिफरेंट प्लांट्स। किसी को 8 घंटे का चाहिए होता है क्रिटिकल ड्यूरेशन, किसी को डार्क ड्यूरेशन 12 घंटे का चाहिए होता है, किसी को डे ड्यूरेशन 8 घंटे का या 12 घंटे का चाहिए होता है, एवरीथिंग डिपेंड्स। तो हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए 12 इसको किया है। अकॉर्डिंग टू द photoperiodic response, Gardner and Allard classified the following plants into 3 types, 3 टाइप्स में उसमें से डिवाइड किया। तो उसमें जो पहला था वो था शॉर्ट डे प्लांट, उसमें जो दूसरा था वो था लॉन्ग डे प्लांट, और जो तीसरा था वो था डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट देखते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स का फ्लावर करेंगे, प्रोड्यूसेस फ्लावर व्हेन एक्सपोज्ड टू ड्यूरेशन ऑफ लाइट लेसर देन क्रिटिकल ड्यूरेशन, लेसर देन क्रिटिकल ड्यूरेशन। अगर हमारा लेसर देन क्रिटिकल ड्यूरेशन, अगर हमारा क्रिटिकल ड्यूरेशन 12 घंटे का है, तो अगर इसे 12 घंटे से कम लाइट मिली, 12 घंटे से कम लाइट कर 12 घंटे से कम लाइट मिलेगी तभी ये फ्लावर करेगा। अगर इसे 12 घंटे से ज्यादा लाइट मिलेगी तो ये फ्लावर नहीं करेगा। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है कि इसको अगर 12 घंटे से कम लाइट 12 घंटे से कम लाइट चाहिए, मतलब क्या है इसका कि इसको ज्यादा क्या चाहिए, इसको अगर डे कम चाहिए तो इसको क्या चीज ज्यादा चाहिए, इसको नाइट नाइट ड्यूरेशन चाहिए। सिंपल लॉजिक है। शॉर्ट डे प्लांट हम इसे बोल रहे हैं, शॉर्ट डे प्लांट की इसको जो लाइट है वो बहुत ही कम चाहिए, वो क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम चाहिए। इफ क्रिटिकल ड्यूरेशन इज ऑफ 10 आवर, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इफ क्रिटिकल ड्यूरेशन इज 10 आवर, ठीक है, क्रिटिकल ड्यूरेशन से अगर इसे फ्लावर करना है तो इसकी क्रिटिकल, इसको 7 घंटे की लाइट मिले, 8 की मिले या 9 की मिले, बट 10 की नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा है। अगर 10 की मिल गई मतलब इसको जो नाइट पीरियड है, जो इसका डार्क पीरियड है, वो इसे कम मिलेगा। अगर इसको डार्क पीरियड कम मिला तो ये फ्लावर नहीं करेगा। सिंपल चीज है। आपको इसे कैसे याद रखना है, इट इज कंफ्यूजिंग, ये बहुत कंफ्यूज करेगा बाद में। आप इसे ऐसे याद रखो, शॉर्ट डे प्लांट है मतलब इसको क्रिटिकल टेम्परेचर से शॉर्ट पीरियड चाहिए। क्रिटिकल पीरियड अगर 12 घंटे का तो इसको 12 घंटे से कम टाइम चाहिए। अगर इसे 12 घंटे से कम टाइम चाहिए, कम डे टाइम चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट, इसको डे शॉर्ट चाहिए। अगर इसको डे शॉर्ट चाहिए तो इसको क्या ज्यादा चाहिए, इसको नाइट लॉन्ग चाहिए। तो जब नाइट लॉन्ग होगी तभी ये चीज फ्लावर करेगी। दे नीड लॉन्ग नाइट देन क्रिटिकल डार्क पीरियड। ठीक है, अगर इसका क्रिटिकल डे पीरियड कम हो गया तो ऑफकोर्स है क्रिटिकल नाइट पीरियड बढ़ जाएगा, क्रिटिकल डार्क पीरियड बढ़ जाएगा इसका। सिंपल चीज है ना, क्रिटिकल नाइट पीरियड बढ़ जाएगा इसका, क्रिटिकल डार्क पीरियड इसको ज्यादा चाहिए। अगर 12 घंटे का है डार्क पीरियड तो इसको 12 घंटे से ज्यादा डार्क पीरियड चाहिए, मतलब 12 घंटे से ज्यादा ये अंधेरे में रहना चाहिए तभी जाके ये फ्लावर करेगा। दिस इज आल्सो लॉन्ग एज लॉन्ग नाइट प्लांट। अपोजिट है दिस इसका, देखो शॉर्ट डे प्लांट मतलब किसी को शॉर्ट डे चाहिए तो उसको नाइट लॉन्ग चाहिए होगी, तो लॉन्ग नाइट प्लांट। ओके, तो दिस इज वन एग्जांपल, इसके ये लिखा हुआ यहाँ पे देख लेना। फिर है लॉन्ग डे प्लांट, सिंपल सी चीज है, लॉन्ग डे बोल रहा है तो इसको क्रिटिकल ड्यूरेशन जो है 12 घंटे की अगर डे लाइट होती है क्रिटिकल ड्यूरेशन के लिए, क्रिटिकल ड्यूरेशन अगर 12 घंटे के है तो अगर ये लॉन्ग डे है तो इसे 12 घंटे से प्लस में ही चाहिए।
लाइट, 12 घंटे से प्लस में ही लाइट चाहिए। और तब इसे क्या कम चाहिए, इसे नाइट जो पीरियड है, डार्क पीरियड वो चाहिए कम, इसे डार्क पीरियड जो है वो चाहिए कम। देखो पढ़ेंगे, these plant produces flower when exposed to duration of light greater than critical day duration। क्रिटिकल डे ड्यूरेशन है 12 घंटे का, उससे ज्यादा अगर इसमें लाइट मिले, उससे ज्यादा अगर इसको लाइट मिले तभी ये फ्लावर करेगा, उससे ज्यादा इसे लाइट मिले तभी ये फ्लावर करेगा। दैट मीन्स दे रिक्वायर अ शॉर्ट नाइट। इसका मतलब यही है ना, अगर उसे क्रिटिकल डे लाइट से ज्यादा लाइट चाहिए, दैट मीन्स उसे क्रिटिकल डार्क डार्क नाइट क्रिटिकल डार्क नाइट से कम टेम्परेचर कम लाइट चाहिए। यही बात है, दीज प्लांट्स रिक्वायर अ शॉर्ट नाइट। जो नाइट पीरियड है वो कम चाहिए, बिकॉज लॉन्ग डे प्लांट है, इनको डे लॉन्ग चाहिए, नाइट शॉर्ट चाहिए। दे आर आल्सो नोन एज, इसका जस्ट अपोजिट, लॉन्ग डे प्लांट तो शॉर्ट नाइट प्लांट, नाइट इनको शॉर्ट चाहिए। एग्जांपल वीट, बार्ले, वीट, वीट, कैबेज, स्पिनच, रेडिश। सर फिर ये आगे हर एक प्लांट में होता है क्या? हाँ हाँ, एवरी प्लांट हैज इट्स ओन। ओके सर। हाँ, हर एक प्लांट पे डिपेंड करेगा, हर एक प्लांट का क्रिटिकल ड्यूरेशन भी चेंज करता है। 12 घंटे का एग्जांपल लिया है हमने, 7 घंटे की लाइट चाहिए और बाकी डार्क चाहिए, ठीक है, ऐसा होता है। डे न्यूट्रल होता है, प्रोड्यूसेस फ्लावर irrespective of light period after completing the vegetative phase after completing the vegetative phase starts। इसमें क्या होता है, ये इसको नहीं फर्क पड़ता क्या डे चल रहा है नाइट चल रहा है, इसकी जैसे जैसे लाइफ साइकिल हो रही है, प्लांट ग्रो कर रहा है, प्लांट ग्रो कर गया, वेजिटेटिव साइकिल पूरी हो गई, बड आ गया, बड आ गया तो अपने आप फ्लावर कर जाएगा, उसको नहीं लेना देना किसी से कि डे चल रहा है नाइट चल रहा है। इन्हें बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है। डे न्यूट्रल प्लांट के सर लिए एग्जांपल देख लेना, यहाँ पे लिखे नहीं हुआ है तो आपको एग्जांपल पता करने पड़ेंगे। बोलो। सर जो वो मतलब क्या शॉर्ट डे और लॉन्ग डे वाले थे, उनमें मतलब अगर जो उनको एक दिन मतलब 12 आवर की लाइट मिल गई लॉन्ग डे वालों को, हाँ, और फिर 12 आवर की मिल गई, तो ग्रो करेंगे ना, वो ग्रो करेंगे। फ्लावर बाकी करेंगे। अगर जो, यस सर, अगर जो फिर मतलब अगर जो उन्हें कम मिली उस दिन, तो फिर वो अगले दिन लेंगे क्या उतनी बारह अगर बारह नहीं नहीं घंटे नहीं वैसे नहीं तो वो फ्लावर नहीं करेंगे। अगर उसे क्रिटिकल ड्यूरेशन लाइट डे नहीं मिला, अगर उसे 12 घंटे चाहिए और उसे 12 घंटे से कम मिली तो वो फ्लावर नहीं करेगा। सर एक ही दिन में 12 चाहिए कि अलग अलग दिन में पूरे 12 हो जाएंगे एक उसके? ही दिन की बात चल रही है ये, अच्छा। एक ही दिन ओके की सर। बात चल रही है। और ये ऐसे डे प्लस में नहीं होता है, आज नहीं मिली मतलब नहीं मिली तो वो फ्लावर नहीं करेगा नेक्स्ट डे। ऐसा नहीं कि आधी आज ले ले 6 घंटे की, 6 घंटे की कल ले ले, नहीं, एक ही दिन की बात है ये। फिर आता है ये और कंफ्यूज करने के लिए टॉपिक, जिसका नाम है, वही नाम तो वही है, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। नाम ही देख लो इसका, लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है, डे भी है और प्लांट भी है। लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। इसमें जो इम्पोर्टेंट है इस पर्टिकुलर चीज में, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो होता है इसका सेकेंड वाला नाम शॉर्ट, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। दीज आर शॉर्ट डे प्लांट बट मस्ट बी एक्सपोज to long days during early period of growth for subsequent flowering। समझा, कुछ समझा? सिंपल चीज है तो भाई ये शॉर्ट डे प्लांट, बस इसके आगे इन्होंने लॉन्ग लगा दिया। क्यों? जब इनके इनिशियल डेज चल रहे होंगे, इस प्लांट के ग्रो करने के इनिशियल डेज, जब ये छोटा होगा तब इसको थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड चाहिए होता है डे का, तब इसको जो डे पीरियड है इसको थोड़ा सा लॉन्ग चाहिए होता है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। है तो ये शॉर्ट डे प्लांट, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि जो इंपॉर्टेंस है वो है सेकंड वर्ड, शॉर्ट डे प्लांट। तो दीज आर शॉर्ट डे प्लांट बट ड्यूरिंग अर्ली पीरियड ऑफ ग्रोथ दे रिक्वायर अ लिटिल लॉन्गर डे प्लांट, अ लिटिल लॉन्ग डे, तभी वो अच्छे से ग्रो करेंगे। समझ में आई बात? अपोजिट वाला देखो तो और समझ में जाएगा, इसमें आप लॉन्ग डे प्लांट कंसिडर करो। तो भाई है तो ये प्लांट लॉन्ग डे के, लॉन्ग डे प्लांट है, बट इनिशियल ग्रोथ में इनको डे की लेंथ उतनी ज्यादा नहीं चाहिए, इनको शॉर्ट डे चाहिए इनिशियल ग्रोथ के। तो शॉर्ट डे चाहिए मतलब नाइट पीरियड, जो डार्क पीरियड है वो इन्हें ज्यादा चाहिए, ठीक है, जस्ट अपोजिट। इसीलिए एवरी टाइम यू जस्ट फोकस ऑन दिस सेकंड वर्ड, शॉर्ट एंड लॉन्ग। शॉर्ट डे प्लांट मतलब है तो ये शॉर्ट डे प्लांट बट इनिशियल स्टेज में इसको लॉन्ग डे चाहिए होंगे। फिर अगेन दूसरा वाला देखो, लॉन्ग डे प्लांट है तो ये लॉन्ग डे प्लांट बट इनिशियल ग्रोथ में, इनिशियल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में इसे शॉर्ट डे चाहिए होगा, शॉर्ट डे चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रायोफाइलम है, यहाँ पे सर्टेन वेराइटीज ऑफ वीट है, ठीक है जी। ये था इन 1936 चाय लख्यान लगता इंडियन है बट ये इंडियन नहीं है और ही कहीं का, चाय लख्यान, ठीक है, इंडियन इंडिया का नहीं, बाहर बाहर का ही है ये।
suggested that flowering hormone is synthesized in leaves soon after perceiving the required favorable photoperiod, and this flowering hormone is known as floragen. तो ये सब फ्लावर कैसे होता है ये इसने एक्सप्लेन किया था कि जब उस पर्टिकुलर प्लांट को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डे या रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ नाइट मिल गई, रिक्वायर्ड आवर ऑफ डे, रिक्वायर्ड आवर ऑफ नाइट अगर उसे मिल गया, तो उस पर्टिकुलर लीफ में एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है फ्लोरिजन हार्मोन। ये फ्लोरिजन हार्मोन क्या करता है? फ्लावरिंग करवाता है। ये फ्लोरिजन हार्मोन क्या करवाता है? फ्लावरिंग करवाता है। नई बात, डे रे तो हो रहा है, चलो वो तो ठीक है, बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? तो ये रिस्पॉन्सिबल किस पे है? फ्लोरिजन पे। फ्लोरिजन किस पे डिपेंडेंट है? फ्लोरिजन तभी प्रोड्यूस होगा जब उसको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डे या स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ नाइट टाइम मिलेगा। ठीक है, 1936 में इन्होंने ये सजेस्ट किया। हाँ, तो इज इट क्लियर? यस सर। गिव मी 1 मिनट। ये वाले जो नोट्स है ऑलरेडी भेज रखा हूँ मैं आपको, अगर आपने नहीं खोल के देखा तो उसे। I already sent you these notes. सर पूरे चैप्टर भेज दिया गया। खोल के तो देखो सर। देयर ऑन द ग्रुप, आप खोल के ही नहीं देख रहे हो, पहले डिमांड कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? दैट मींस आपने पिछले हफ्ते से लेके अभी तक आपने एक चीज भी नहीं खोली है। हाउ मेनी ऑफ यू have a notebook and a pen in your hand right now? Very honestly tell me, how many of you have a notebook and a pen in your hand? I got response only from 2 people. So are there only 2 people in this class? I'm waiting. I will be waiting. I want response from everyone. No one. Hardly one person has a pen and a notebook with him. What about you, Mr. Shivam? शिवम, तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा? आ गया? नहीं आया? बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। नहीं है? ठीक है। सिंपल लॉजिक। या तो आपके पास नोटबुक है, मतलब आप कुछ लिख नहीं रहे हो, दैट मीन्स नथिंग इज गोइंग इन योर हेड। याद हो रहा होगा, आई डोंट नो। And it's been 1 week, you haven't yet opened the PDF. तो इसका सिंपल लॉजिक ये है कि जो मैंने पिछले हफ्ते बताया वो आपको कुछ भी याद नहीं होगा एट प्रेजेंट, बिकॉज ना तो आप खुद लिख रहे हो, ना ही आप PDF खोल के देख रहे हो। I'm fine with you guys not writing anything because see this is a live class, so writing down is just a waste of time. इसलिए मैं खुद पूरा PDF बना के ला रहा हूँ, नहीं तो I have other option as well कि मैं live में पढ़ाऊँ कि like everything I will dictate you. So that is just a waste of time. That's why I prefer this. For this, at least you should have a notebook and a pen. If you have any doubt, just write it down. अगर आपको उस टाइम पे नहीं पूछना है, if you feel shy कि आपको अगर नहीं पूछना है, तो आप उसको लिख लो. Just send the photo to me after the class.
just write down at least important things. Sometime I say this topic is very important for exam point of view, at least वो लिख लो कहीं पे. PDF में तो आप लिख नहीं सकते हो. ये भी मैंने कहा था कि PDF प्रिंट करवा लो, वो भी कोई नहीं करवाता होगा. आई एम डैम श्योर दैट इज अ वेरी हाई टाइम, वो भी कोई नहीं कराता. तो नहीं आप लिख रहे हो तो सिर्फ आप आते हो, सुनते हो और भूल जाते हो. तो आने वाले हैं, यू आर डिमांडिंग इन एवरी क्लास, यू आर डिमांडिंग से PDF भेज दो, PDF भेज दो, PDF भेज दो. बट अगर बंदा PDF भेज रहा है वो आप बोल नहीं रहे हो. सर मैं दूसरे चैप्टर पे एक्चुअली मेरे पास उसके PDF है सर. हो, मैंने आपको सिंपल लॉजिक बताया था बहुत टाइम पहले. There is only one and only one important thing in bio. If you have taken it now, you have to take it seriously. There is only one thing which is important. अगर क्लास हुई है, so within the period of at least 3 to 4 days, just revise it once. Just revise it once. आप कभी नहीं भूलोगे वो चीज, आप कभी नहीं भूलोगे. बिकॉज देखो डाउट आने हैं ना, डाउट आने हैं, पढ़ोगे नहीं जब तक डाउट नहीं आएंगे. एक हफ्ते बाद पढ़ोगे तो हर एक चीज डाउट लगेगी. सिंपल लॉजिक है. एक हफ्ते बाद पढ़ोगे तो पूरा टॉपिक ही डाउट लगेगा, पूरा चैप्टर ही डाउट लगेगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा. और इस पर्टिकुलर 2 या 3 पेज को पढ़ने के लिए हार्डली कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा आप लोग मुझे बताओ. हार्डली 10 to 15 minutes. You just have to read it. I'm not saying understand it, revise it. आंख बंद करके लिखो नोटबुक में. कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा. Just my personal message to you all. If you have taken biology, take it seriously. स्कोरिंग है बट स्कोर गिराता भी बहुतों के हैं, ये चीज याद रखना. पेपर खत्म नहीं होता है इसका. पता नहीं चलेगा आप सेक्शन सी में ही हो, पेपर टाइम हो चुका है. ऐसा भी होता है बच्चों के साथ, बता रहा हूँ मैं अभी से. ठीक है, फिर हिंदी पे डिपेंडेंट रह जाओगे मार्क्स बढ़ाने के लिए. एंड ऑफ द डे वो कंसिडर भी नहीं होते हैं कॉलेज एडमिशन. ये चीज भी याद रखनी. जस्ट गिविंग अ हिंट, मैंने कई बार बता दिया है. टेकिंग आउट 15 मिनट्स हार्डली टेक टाइम यार. 15 मिनट निकाल सकते हो. अब तो घर पे हो आप लोग, आपका ट्रैवलिंग टाइम बच रहा है, तो स्कूल ट्रैवलिंग टाइम, आपका कोचिंग ट्रैवलिंग टाइम, सब तो बच रहा है. आई नो ये चीजें आपको हर लोग सुनाते होंगे, सब सुनाते हैं, टीचर्स, पेरेंट्स एंड एवरीवन. बट यस, to some limit this is important. Because see, I am yet studying. Okay, my studies are not yet finished. I am still studying. मैं पढ़ ही रहा हूँ आप लोगों के जैसे. So I also have different things to do, like you have. But still we have to take out time, right? We have to take out time. 15 मिनट is nothing, man. 15 मिनट is nothing. एक हफ्ते की क्लास, हफ्ते में एक बार होती है हमारी क्लास, 2 बार. अगेन हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, अगर करोगे बेनिफिट होगा, उसकी गारंटी मेरी है. कर रहे हो बेनिफिट नहीं हो रहा ना, जस्ट मैसेज मी, मैं बताऊंगा कहाँ गलत कर रहे हो आप लोग. और अगर आप करोगे ही नहीं तो फिर कोई लॉजिक ही नहीं है ना उस चीज़ का. फिर मैं क्या ही आपके पेरेंट्स से बात करूँ, क्या ही मैं आप लोगों से बात करूँ. कोई सेंस नहीं बनता उस चीज़ का कि मैं पढ़. फिर तो उससे अच्छा है तो आप फिर कोचिंग करो ही मत, आप तो फिर स्कूल में बैठ जाओ. तो स्कूल में भी यही चीज़ होती है कि आप जाते हो, सुनते हो, टीचर बोल देता है, खत्म कर देता है, आप घर आ जाते हो. और जब एग्जाम हो उससे एक दिन पहले नोटबुक खोल के देख लेते हो. एंड व्हाट इज द डिफरेंस? हाउ विल यू लर्न द कंसेप्ट? में अटक जाओगे. देखो बायो ले लिया आपने, आप ऑलमोस्ट अपने दो 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 बोट में आपका पैर है, अभी फंस चुके हो. ठीक है, बायो लेना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. यू हैव एम, इफ यू हैव एम फॉर नीट, देन तो देन ये काइंड ऑफ सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं चलने वाली. इससे तो कुछ नहीं क्लियर होगा आपका, बिकॉज आप लिख ही नहीं रहे हो. सबसे बड़ी बात वो है. मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट कुछ लोगों के पास तो होगा, बट किसी के पास भी नहीं है. आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं पॉसिबल. ये आप मैं बता रहा हूँ, हम जो पढ़ रहे हैं ना, दिस इज हार्डली 60% ऑफ द टॉपिक. देयर इज स्टिल 40% ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ा भी नहीं होगा. तो वो टॉपिक जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो आपको डाउट कहाँ से आएंगे? बिकॉज टेकिंग all those topics in these online classes not possible. एक एक चैप्टर एक एक महीना निकल जाएगा, ऐसा होगा. आप कभी रेफरेंस खोल के देखो, रेफरेंस है आप लोगों के पास? आपके पास रेफरेंस सर. है? कौन सी है? सर प्रदीप. प्रदीप खोलिए कभी.
यस सर। कोई भी चैप्टर खोल के देखना जो हमने किया है, एंड जस्ट कम से कम आपको 5 ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे जो हमने नहीं करे हैं। देखना, ट्राई करना। आज वाला चैप्टर भी ले सकते, आज वाला चलो अभी हुआ नहीं है हमारा, इससे पहले का कोई भी चैप्टर ले लो जो थोड़ा चैलेंजिंग है, एंड जस्ट सी गो इन प्लांट किंगडम। एल्गी के इतने इतने वेराइटीज एक्सप्लेन किए हुए हैं और क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। हमने तो अलगी पढ़ लिया, हमने एंथोसियस एंड एवरीथिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ अलगी, डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रायोफाइट्स हमने पढ़ लिए। वहाँ पे हर एक एग्जाम्पल की लाइफ साइकिल भी एक्सप्लेन है। वो लाइफ साइकिल कौन पढ़ेगा? वो आप लोगों को खुद ही पढ़ना पड़ेगा, समझना ही बात। खुद पढ़ो, डाउट आया तो टीचर का फायदा उठाओ ना। ये तो यही तो पॉइंट है कोचिंग लगाने का, कि आप आपके स्कूल टीचर्स पे नहीं जाके पूछ सकते हो उनसे कि यार ये मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन करो। सिंपल है वो, उसके लिए वो आउट ऑफ सिलेबस है, उस टीचर के लिए वो आउट ऑफ सिलेबस है, बिकॉज आप उसे कुछ एक हायर लेवल ऑफ टॉपिक पूछ रहे हो जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो वो क्यों बताएगा? अगर कोई अच्छा टीचर होगा तो डेफिनेटली बताएगा, आपकी हेल्प करेगा। तो जब तक आप कोचिंग में एटलीस्ट उस चीज़ का फायदा उठा लो, है ना, कि आप एटलीस्ट कुछ कुछ टॉपिक पढ़ते रहो। आई नो 11th इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, आप चिल करके चल रहे हो, ये जो चिल है नेक्स्ट ईयर तक नहीं चलेगा। थोड़ा सा हैबिट भी रखोगे ना तो नेक्स्ट ईयर बहुत हेल्पफुल हो जाएगी, थोड़ी सी हैबिट। दैट इज माय ओनली कंसर्न सर एक्चुअली आई एम ऑन अ प्रीवियस चैप्टर सर, एंटोनोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्या सर मैंने एंटोनोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट तक के सब पीडीएफ निकाली है सर। मैं क्योंकि अभी मैंने लेट ज्वाइन किया तो मैं उसी चैप्टर पे हूं ना सर अभी तक। निकालने से क्या होता है? पढ़ रहे हो कि नहीं? सर पढ़ रहा हूँ सर रोज सुबह। पढ़ रहे हो तो फिर ठीक है। डाउट आने दो, लेट इट बी अ वेरी सिली डाउट, एटलीस्ट आई विल नो कि यू गाइस आर रीडिंग। मुझे हार्डली 2 या 3 बच्चे हैं जो रेगुलरली डाउट पूछते हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। अब आई डोंट नो कि आप लोग इतने स्मार्ट हो कि आपको सब आ रहा है, या फिर आप पढ़ ही नहीं रहे हो इसलिए आपको डाउट नहीं आ रहा। देयर इज ओनली टू ऑप्शन, टू पॉसिबल, ठीक है। तो दिस वाज माय थिंग कि मैं तो इतना ही आपको बता सकता हूँ, बाकी इट इज ऑन you guys कि आपको कैसे करना है। I don't never like giving such kind of a speech kind of a thing. I never like, कोई मुझे देता है तब भी मुझे पसंद नहीं आता, मैं दे रहा हूँ तो भी मुझे पसंद नहीं आ रहा है। I don't like giving such kind of a speech, such kind of a talk, ठीक है। But seeing such kind of a thing कि आप लोग PDF ही नहीं देख रहे हो, आप लोग लिख भी नहीं रहे हो, that is like I don't know। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स सी कि आप लोग कैसे करते हो, आई विल सी द रिजल्ट। दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर व्हिच इज वर्नलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, दिस इज जो सीड की जो डोरमेंसी होती है, सीड की जो डोरमेंसी होती है उसको ब्रेक करने के लिए, सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए हम उसे, उस सीड को लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर इज 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उसे उसको उसके सीड को ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब उसके सीड को उतने ठंडे पानी में डाल देते हैं, उसके बाद उसे सो करते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को बोलते हैं। उससे क्या होता है, उससे फ्लावरिंग बहुत जल्दी इनिशिएट होती है, उससे उस पर्टिकुलर प्लांट की फ्लावरिंग बहुत जल्दी इनिशिएट होती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं वर्नलाइजेशन, और या फिर उसे चिलिंग ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। चिलिंग ट्रीटमेंट, सीड को बिफोर सोइंग इट इन द सॉइल आप उसे 0 to 5 डिग्री पे उसको ट्रीट करोगे, इस पर्टिकुलर सीड को, उसके बाद फिर सो कर दोगे, आप उगा दो। तो अब जब ऑब्जर्व करोगे आफ्टर फ्यू मंथ्स कि उसकी जो फ्लावरिंग है वो बहुत जल्दी हो रही है कंपेयर टू जब आप नॉर्मल सीड को डाल दो, तो इसको बोलते हैं वर्नलाइजेशन, ठीक है। नेचुरल वर्नलाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स लाइक व्हीट, बार्ले, ये रे, आई डोंट नो व्हाट इट इज, दैट कुछ होगा ये भी, and also in biennial monocarpic plants like cabbage, carrot and sugar beetroot। तो इसमें natural vernalization दिखता है, ठीक है। तो vernalization is due to a hormone called as this vernalin। अब ये हार्मोन इन पर्टिकुलर क्रॉप्स में नेचुरली प्रेजेंट होता है, इन पर्टिकुलर क्रॉप्स में नेचुरली होगा, नेचुरली ये वर्नलिन प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है मतलब एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन वो आ जाता है, एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग वो आ जाता है, ठीक है। कई प्लांट्स में सीक्रेट नहीं हो पाता, अगर जिनमें नहीं हो पाता उनको हम आर्टिफिशियली वर्नलाइज करवाते हैं। कैसे? हम उन्हें 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे उन्हें हम फ्रीज करते हैं, फ्रीज नहीं करते, उन्हें ट्रीट करते हैं, मतलब उतने ठंडे पानी में डाल दो एक बार, थोड़े टाइम के लिए रख दो, निकालो और सो कर दो, ठीक है, तो वो उनमें फ्लावरिंग जल्दी होगी, ठीक है।
Vernalin is now identified as a gibberellin. So vernalin is a variety of what? Gibberellin. Gibberellin is a growth promoting hormone. ग्रोथ को प्रमोट करता है जिबरलिन. क्या करता है? ग्रोथ को प्रमोट करता है. जिबरलिन इज अ ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन. ठीक है. वर्नलिन मे बी कंसिडर्ड एज अ प्रिकर्सर ऑफ फ्लोरिजन. फ्लोरिजन याद आया कहाँ पे यूज हुआ था? बताना. फ्लोरिजन फ्लोरिजन हमने कहाँ पढ़ा था? किसी को याद है? फ्लोरिजन हमने कहाँ पढ़ा था? अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले. Are you guys there? Are you able to hear me? Are you able to hear me? Are you able to hear me? I was asking about फ्लोरिजन. हमने कहाँ पढ़ा था फ्लोरिजन? थोड़ी देर पहले जब हमने देखा था कि फ्लावर होने से पहले, फ्लावरिंग होने से पहले लीव्स ये हार्मोन सीक्रेट करता है. फ्लोरिजन तो ऊपर है, देख लेना. एक साइंटिस्ट का नाम जो था वहाँ पे. So this is nothing but vernalization. A vernalized seed or seed are subjected to higher temperature like 35 to 40 degrees centigrade. The plant that developed from such a treatment fails to flower. ठीक है. ठीक है. Vernalized seedlings or seeds are subjected to higher temperature. अगर ये वाली सीड्स को अगर हायर टेम्परेचर पे अगर आप वापस डाल दो, मतलब आपने किसी सीड को हीट ट्रीट, पहले तो आपने कोल्ड ट्रीटमेंट दिया, आपने उसे ठंडे में डाला, उसके बाद आपने उसे हीट ट्रीटमेंट दे दिया, 35 से 40 डिग्री पे रख दिया, तो सच प्लांट्स जो डेवलप होंगे those fail to flower. उनमें फ्लावर नहीं होगा. ठीक है. Such a nullifying effect by higher temperature is called as a devernalization of flowering. Devernalization मतलब अगर आप टेम्परेचर कम कर दो, ठंडे पानी में सीड डालो तो फ्लावरिंग आपको जल्दी होगी, और अगर आप गर्म पानी में डाल दो तो नेगेटिव इफेक्ट है, तो फ्लावरिंग नहीं होगी. ठीक है. यही चीज को बोलते हैं डीवर्नलाइजेशन. वर्नलाइज सीड्स को अगर आपको फ्लावरिंग नहीं करवाना है तो आप उसे गर्म पानी में डाल दो और फिर स्टोर कर दो, तो वो हो जाएगा. इस प्रोसेस को बोल देंगे हम डीवर्नलाइजेशन. इस प्रोसेस को हम बोल देंगे डीवर्नलाइजेशन. ठीक है. तो ये था आपका चैप्टर. इसके अलावा तो इसमें और कुछ नहीं है, आप पढ़ लेना. काफी डिटेल में है, काफी सारे टॉपिक्स हैं. ठीक है. बाकी नेक्स्ट चैप्टर है, हाँ मैंने बोर्ड भी नहीं किया, उसकी फाइल अभी तक बन रही है, बिकॉज मुझे पता था आज यही चलने वाला है. आई हैव स्टार्टेड मेकिंग इट. Yes, correct. You can say that. Pratik. The cold treatment is helpful in flowering. Okay, let's do one thing. कि इसमें भी थोड़ा सा ये was just the introduction about this chapter. So what, because the main thing starts from here, which is not yet done. जो मेरे को करना है अभी थोड़ी देर में. So what we can do is we'll start this chapter directly tomorrow, so that continuity होगी हमारे पास. ठीक है. आप directly attendance दे दो, then we can leave early today. Attendance दे दीजिए. There is no point starting and then leaving it, because all the scientists are important. So I got the attendance from Bhakti, Sarita, Sonali, Sanika, Gayatri, Sahil, Tanja. Sir, 9 people. बाकी अंशा, महक, और कोई है?
और रहता भाई संयम, चला गया क्या वो, गायब ही है वो तो। चलो उसे मैं खुद प्रेजेंट करूँगा, ठीक है, यू गाइस कैन लीव नाउ।